स्टूडेंट्स, आज जो भी वीडियो आप देखने जा रहे हो ये एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये एक कंप्लीट केमिस्ट्री सीरीज पैकेज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपल्स आईटीजी नीट फाउंडेशन। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर आरएस सर और आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि बच्चे शायद सोच रहे हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करवाया जाएगा। मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल वाइज पूरे थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से लाइन बाय लाइन। और आपको पता है इसमें कितने एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है इस केमिकल रिएक्शंस का। तो हर एक केमिकल रिएक्शंस का मैं एक्टिविटी को काफी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाया है। आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनबैलेंस्ड इक्वेशन आप देखोगे, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत ही हार्ड से हार्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन को मैंने बैलेंस करना सिखाया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, काफी डिटेल्स में मैं आपको समझाया हूं। साथ ही साथ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शंस क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना, रस्टिंग प्रोसेस हो गया, रैंसिडिटी हो गया। इन सारे सिस्टम को बहुत अच्छे डिटेल में मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर में। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, आपको कोई भी वीडियो देखने का दरकार नहीं है। काफी अच्छे तरीके से इसमें मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन किया है यहाँ पर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ के एमसीक्यूज हो गया, आपका एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हो गया, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन विद आरएस सर। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है ना। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। पहला इंपॉर्टेंट बात, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। तो ये कैसा प्रोसेस है सर? ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, आपके पास या तो तुम्हारे पास एक सब्सटेंस होगा या तो एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, एक सब्सटेंस होगा या तो एक से ज्यादा सब्सटेंस है। तो कभी भी आपके पास एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, अगर उन सब्सटेंस को आप सीधा कन्वर्ट कर देते हो किसमें? एक न्यू सब्सटेंस में। देखो मैंने एक वर्ड बोला है न्यू सब्सटेंस। अब न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो पहले के जैसा अब नहीं है, अब वो डिफरेंट हो चुका है। तो आपके पास ओल्ड सब्सटेंस को जब आप न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो तो उन न्यू सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होना चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये बात है, देखो यह साफ तौर पर अच्छे से लिखा हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इनटू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, राइट, एंड विद द न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब आपका एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर केमिकल फॉर्मूला अगर कोई सब्सटेंस का डिफरेंट होता है तो उनका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहां पर देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है और इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको समझाता हूं। अच्छे से समझिए इसको अच्छा से। देखिए यहां पर आपने पहले क्या लिया? आपने लिया सोडियम। अब इस सोडियम किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, है ना। आप देखो किस में डाल रहे हो? वाटर में डाल रहे हो, H2O। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप सोडियम को पानी में डालोगे तो सोडियम क्या है? Na, और वाटर क्या है? H2O। इनका केमिकल कंपोजिशन H2O है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? बताओ तो क्या बनाएगा? तो बोलोगे NaOH एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम इज द एक्टिव मेटल और ये क्या करता है? वाटर में से हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। ये तो आपने पढ़ा है ना। तो जब ये सोडियम आएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है और यहां पर देखो क्या बना? यहां पर एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, राइट। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2 और इसका क्या है? आपका NaOH। तो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन अलग है, कोई मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। इनका भी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, कोई मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पर जो बन रहा है, यहां पर आपका न्यू सब्सटेंस बन रहा है और न्यू सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। तो इनका प्रॉपर्टीज सब क्या है? डिफरेंट है। तो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, तो इनका क्या हो रहा है? जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तभी इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो पहला इंपॉर्टेंट बात है केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समझ लिया।
नाउ जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हो, ठीक है, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हो तो यहां पर और भी एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वो क्या कि देखिए यहां पर आपका सोडियम है, हमने अभी बताया सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक टर्म मैंने यूज किया था, रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करने का मतलब क्या है? रिएक्ट करने का मतलब क्या है भाई? उनको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिएक्टेंट। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये भाई साहब ये रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शंस का पहला पार्ट को हमने पढ़ लिया, जो रिएक्ट करता है, ओल्ड सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट चीज समझाया, देखो मैंने यहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। ए रिएक्टेंट, ये क्या है? ए रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस, क्या है? एक सब्सटेंस है दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। देखो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन हिस्सा ले रहा है? देखो तो टेक पार्ट कौन कर रहा है? भाई सोडियम और वाटर दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में वो क्या करेगा? वो टेक पार्ट करेगा एंड गेट यूज्ड अप। अब वो क्या हो रहा है? यूज्ड हो रहा है ना, आपस में रिएक्ट कर रहा है तो वो खत्म हो जाएगा ना, यूज्ड हो रहा है, और चेंज करेगा टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस में, और वो सीधा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एक न्यू सब्सटेंस में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। अब दूसरा क्या? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस। देखो प्रोडक्ट क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन हैविंग द प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या होगा? उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से। तो हमको फाइनली क्या समझ में आया भाई? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस, न्यू केमिकल कंपोजिशन के थ्रू एक न्यू सब्सटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस का दो पार्ट होता है जनरली। पहला पार्ट होता है आपका रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है ना, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में जनरली होता है, और जो आपका बन रहा है वो क्या? आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन देखो, रिएक्शन कहां से कहां जा रहा है, देखो तो एरो देखो यहां से यहां आ रहा है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट है, एंड राइट हैंड साइड में जो आपका बन रहा है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। बोलो क्लियर है? तो हमने दो बात पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। नाउ जब भी आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ रहे हो ना, तो इसमें आपको केमिकल कंपोजिशन के थ्रू आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे? बहुत बच्चों को दिक्कत आता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका वाटर कैसे ब्रेक होता है। तो वाटर कैसे ब्रेक होता है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बोलेगा सर वाटर जो ब्रेक होता है वो होता है H+ में टूटता है एंड OH- में टूटता है। तो आप कैसे समझोगे कि ये वाटर ऐसे टूटता है? तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। NaOH में आपको बोलूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है? तो तुम बोलोगे सर Na+ होता है एंड OH- होता है। अब ये सोडियम का आयंस और OH- देखो इनके ऊपर चार्ज देख रहे हो ना, चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो कोई बच्चा बोल सकता है, तो कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है ऐसा सोडियम क्या होगा? +2 हो जाएगा, कोई बोलेगा +3 होगा, कोई बोलेगा +4 होगा। नहीं, गलत हो जाएगा ना, आपको तो आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज को आप क्या करोगे? ये +2 +3 +4 नहीं होता, ये +1 होता है। इसको बोलते हैं यूनिपॉजिटिव वैलेंसी। आप जब तक इन वैलेंसी का आइडिया आपको नहीं होगा तब तक आप किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख नहीं पाओगे, उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, और केमिकल रिएक्शन देखोगे आप रट्टा मारोगे हमेशा। तो इसीलिए इसको आप अच्छा से देखो, एक बार अच्छे से देखो। आपने पढ़ा ही है लोअर क्लास में, तो इसको अच्छे से पढ़ा ही है ना, अच्छे से पढ़ा है। जैसे देखो यहां पर आपको लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितने सारे मेटल्स होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और आपको ये बोल रहा है कि मोनोवैलेंट का मतलब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो आप देखो वो कौन कौन सा है, देखो आइडिया होना चाहिए। अमोनियम NH4 है ना, अमोनियम आप देख रहे हो NH4++। जब भी आपको बोलेगा, बताओ यहां पर अगर आपको बोल दिया, मैं थोड़ा स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जैसे आपको बोल दिया कि आपको NH4OH, अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इससे बोलते हैं। अब बोलोगे सर इसको कैसे तोड़े? तो बच्चा को ब्रेक करने आता नहीं है। तो अभी तुमने पढ़ा NH4 क्या होता है? प्लस होता है। तो OH क्या हो जाएगा बताओ? माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हुआ, वो माइनस, तो ये अमोनियम आयंस हो गया, ये हाइड्रोक्साइड आयंस हो गया, राइट। बात समझ में आ रहा है? तो इसको तोड़ना आना चाहिए। अब इसको तोड़ने के लिए आपको याद होना चाहिए भाई साहब। तो इस सब चीज को आप अच्छे से देखो, कौन सा यूनिपॉजिटिव है, कौन सा बाई है ना, दो ठो डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, टेट्रावैलेंट है। ये सब इस चीज को अच्छे से आप देखो, है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ओवरऑल व्यू हम देख लेते हैं। NH4+ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। और आपका कितना है? आपका Au+, मतलब गोल्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आपका ये प्लस के फॉर्म में होता है, एक प्लस हो रहा है, ठीक है ना। सिल्वर जो देख रहे हो आपका Ag+ होता है।
कॉपर जो देख रहे हो आपका Cu+, कॉपर 2 होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। देखो +2 में भी देखो यहाँ पर कॉपर होगा आपका, कॉपर 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 +2, देखो यहाँ पर कॉपर +2 भी होता है, राइट। तो पहले आप इस चीज को देखो कौन प्लस है, जब ये +1 होगा तो इसको बोलते हैं Q+, क्या बोलेंगे Q+, ठीक है ना। देखो क्या ये H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, नॉर्मल बोलते हैं। लिथियम L+, तो इसको बोलते हैं लिथियम। Na+, सोडियम। K+, पोटेशियम, है ना। Hg+, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस। अब अस क्यों लगाते हैं तो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, समझोगे। तो इन सब चीज को अच्छे से देखो। तो हमने क्या पढ़ा, NH4+, Au+, Cu+, मरकरी Hg+, है ना, ये सब चीज को पढ़ा। H+, ये भी पढ़ा हम लोग, है ना। K+, सोडियम प्लस। तो देखो +1 वाले सिस्टम वैलेंसी जो हो रहा है वो कौन कौन रखते हैं, एक बार दिमाग में सेट कर लो। नाउ +2 वाला अगर देखेंगे, यहाँ पर +2 वाला देखेंगे कौन कौन सा है, देखो Ag+2, Ag+, देखो यहाँ पर देखो Ag+1 भी था और ये क्या है, Ag+2 भी है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 है, ये आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको हम लोग लगाते हैं लास्ट में अस लगाते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है हम लोग क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, IC, इक, है ना। जैसे अगर मान लो देखो बेरियम है, बेरियम +2 होता है। अब ये क्यों होता है बेरियम +2, तो आपको मैं बताऊंगा केमिकल बॉन्ड चैप्टर में, मगर अभी नहीं। अभी फिलहाल अभी यहां समझो, अभी ये +2 है आपका, ये है आपका कैल्शियम +2 है, कॉपर +2 है, आयरन +2 है। आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है, राइट। Mg+2 है, आप देख लो यहाँ पर। मैंगनीज का आप देख लो यहाँ पर, है ना। मर्क्यूरी देखो Hg यहाँ पर क्या था, +1 था, और देखो यहाँ पर क्या है, +2 है। तो इसको बोलते हैं, देखो इक लगाए, मर्क्यूरिक, और यहाँ क्या था, मर्क्यूरस, राइट। इसको देखो निकेल, देखो निकेल आपका +2 के फॉर्म में है ना, ठीक है। यहाँ पर Pb+2 है, देखो यहाँ पर Pb+2 है, और यहाँ पर देखो प्लेटिनम +2 है, राइट। देखो यहाँ पर Sn+2 है, जिंक+2 है, स्टेनस बोलते हैं, है ना। ये सब चीज याद होना चाहिए आपको। अगर ये आप याद रख लेते हो ना तो आपको कोई भी अगर नाम से बोल देगा केमिकल रिएक्शंस को, आप अच्छे से लिख पाओगे, है ना। चलो अब देखो ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में अब क्या क्या आ जाता है बता दो। ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन आ जाएगा, अल्युमिनियम आ जाता है आपका, +3 होगा, ठीक है। As+3 होगा, जिसको आर्सेनिक +3 बोलते हैं, ठीक है। Au मतलब गोल्ड का ऑरिक बोलते हैं, देखो यहाँ पर गोल्ड का आपका +3 भी है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका Au देखो +1 है, जिसको ऑरस बोलते हैं, OUS, है ना। यहाँ देखो क्या है, IC, इक लगा है, ऑरिक है आपका। देखो यहाँ पर क्या है, Bi+3 है आपका, बिस्मथ बोलते हैं इसको। क्रोमियम +3 है, आयरन +3, देखो आयरन +3 भी है, आयरन +2 भी था यहाँ पर। आयरन +2 था आपका, कहाँ था देख लीजिए, आयरन आपका ऊपर यहाँ पर देखिए, आयरन +2 है आपका, है ना। तो कौन कौन से +1 है, कौन से +2 है, कौन से +3 है, एंड कौन से +4 है, मतलब टेट्रावैलेंट को भी देखना है, ठीक है। Pb+4, प्लेटिनम +4, Sn+4, है ना, स्टैनिक। तो ये सब चीज याद होना चाहिए। अगर आपको सच में केमिस्ट्री में काफी स्ट्रांग बनना है ना, तो ये चीज अभी से दिमाग में सेट कर लो, आगे जाके बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज आप लोग एक बार याद कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो अब वो था आपका पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, मतलब अब माइनस के टर्म में बात होगा, -1, -2, -3, -4। तो इन सब चीज को अच्छे से याद करो, काम आएगा, जिसका नाम है एसीटेट। देखो ये क्या आपका एसीटेट है, CH3COO- है, एसीटेट है, ठीक है ना। SCO3- है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, राइट, ठीक है आपका। फिर आपका क्या बोलेंगे, HS- बोल देंगे, ठीक है। फिर HSO4- सल्फेट होता है, ठीक है। बाइसल्फाइड क्या होता है, HSO3- होगा, है ना। बाइसल्फाइड बोले, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ठीक है। MnO4- हो गया परमैंगनेट। फ्लोरीन माइनस, हाइड्राइड माइनस। इन सब चीज को अच्छे से याद कर लो। देखो अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में आपको यूज होगा, NO3- यूज होगा, NO2 होगा, ठीक है ना। ये सब चीज आना चाहिए, ये सब चीज आना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपको एग्जाम में बोल दिया अल्युमिनियम ऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो आपको ये सब चीज अगर याद होगा। देखो ये वाला जो है पीछे वाला है, उसी को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये मत समझो इतना बड़ा चीज है ना, डर जाओगे, ठीक है। ये जो है मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे अभी आपको बोल दिया अल्युमिनियम का आपको ऑक्साइड लिखना है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर आपको लिखना है तो देखो एल्यूमिनियम का कौन सा वैलेंसी होता है, वैलेंसी देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम का वैलेंसी देखो कितना है, देखो कितना है इसका वैलेंसी, देख लो यहाँ पर, नजर आ रहा है आपको, लिख ले भाई, +3, है ना। तो उसके सामने आपने तो पढ़ा है ना, क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा है ना, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। अच्छा चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या आप बोल सको वैलेंसी बोल दो, +3 है अभी फिलहाल, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, देखो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा -2 में होगा। ऑक्सीजन देखो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम का मैंने ऑक्साइड बोला है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है आपका O-2, किसका है देखो 2 होता है,
बस माइनस प्लस लिखने की दरकार नहीं है, अभी 3n2 खाली लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस कर दो, ये इसके साथ ये इसके साथ क्रॉस कर दो। बताओ एल्युमिनियम कितना होगा, 2 होगा, तो लिखोगे Al2, और ऑक्सीजन कितना लिखोगे, 3, मतलब ऑक्सीजन 3, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया। बात समझ में आ रहा क्या बोले ना, एल्युमिनियम का ट्राइऑक्साइड हो गया। तो ये ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको लिखना होगा तो आपको तभी लिख पाओगे जब आप इन सब चीज को याद रखोगे। और इस चैप्टर में काफी बेस है इस चीज का, तो आपको इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, और करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका काम है, ये आप लोग करो, ठीक है, ये तो आपको लर्न करना है। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि एक्टिविटीज। अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना, ये सब चीज पढ़ा, ठीक है। अब इन चीज को हम लोग समझेंगे कि भाई न्यू सब्सटेंस हम कैसे समझेंगे। जब तक आप केमिकल रिएक्शंस को आप देखोगे नहीं, जब तक आप केमिकल रिएक्शंस को आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई न्यू सब्सटेंस बना तो क्या बना, कैसे बना, है ना। तो इस चीज को देखो, मैं एक्टिविटीज से समझा रहा हूं, आपके बुक्स में भी एक्टिविटीज दिया है 1.1, तो इस एक्टिविटीज में अच्छे से समझो क्या बोला जा रहा है। पहला एक्टिविटीज हो रहा है टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज द बर्न इन एयर एंड टू द अंडरस्टैंड दैट ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक्टिविटी करना है। उस एक्टिविटी 1.1 में बोल रहा है एक मैग्नीशियम का रिबन लो, और रिबन लेने के बाद आप उसको क्या करोगे, बर्न करोगे एयर के प्रेजेंस में। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो चीज आप हमको बताओ। सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऐसे कौन कौन से ऐसे मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा वो आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल का रिक्वायरमेंट में पहला जो आ रहा है आपका मैग्नीशियम रिबन है, क्योंकि इस एक्टिविटी में हम लोग करना क्या था, हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को क्या करना था, एयर के प्रेजेंस में कंबस्ट करना था, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ बर्न करना था, राइट। तो आपको पहले मैग्नीशियम रिबन चाहिए, आप ले लो। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन कैसा है दिखाई दे रहा है आपको। नाउ उसके बाद हम लोग सैंड पेपर यूज करेंगे। क्यों सैंड पेपर यूज करेंगे, हम लोग थोड़ी देर में अब इसको देखेंगे, है ना। टंग्स आपको यूज करना है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए आपको टंग का रिक्वायरमेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नाउ बर्नर, स्प्रिंट लैम्प भी इसको बोलते हैं। एंड नाउ लास्ट आपका वॉश ग्लास, वॉश ग्लास बोल सकते हो, है ना। तो वॉश ग्लास आप देख रहे हो कि क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होगा इसी वॉश ग्लास में हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको करने वाले एक्टिविटी 1.1 को कैसे हम लोग प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लो। तो पहले बोला क्या है, टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। नाउ अब तुमको करना क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, मगर बर्न करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। वो क्या, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मान लो कि यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम आपके पास रिबन आपके पास है। अब इस मैग्नीशियम रिबन में खास बात ये होता है, इसके ऊपर में ना एक लेयर होता है। किसका लेयर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है। मतलब ये मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देता एयर के प्रेजेंस में। इसके ऊपर लेयर होता है। लेयर किसका होता है, लेयर जो होता है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है। और आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को अगर आप नहीं हटाते हो, ऐसे ही अगर बर्न करोगे तो ये क्या होगा, आपका जो मैग्नीशियम का रिबन है अच्छा से कंबस्ट नहीं होगा, उसको जलने नहीं देगा, है ना। इसके ऊपर कोटिंग कर लेता है, ऐसे तुम बोल सकते हो। तो पहला काम होगा आपको इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्या करना पड़ेगा, रफ कर हटाना होगा। और किससे रफ करेंगे, तो आपको मैंने बताया थोड़ी देर में कि मैग्नीशियम रिबन के साथ हम लोग सेकंड क्या लिए थे, आपका सैंड पेपर। तो सैंड पेपर के थ्रू आप उसको पहले क्या करोगे, अच्छा से घसोगे, है ना, रब करोगे। रब करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ उसके बाद वो रेडी है, वो आराम से आप फ्लेम में लगा दो। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में लगाओगे, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज आप नोटिस करो। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से देखो। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला बोल रहा है मैग्नीशियम जो रिबन है वो क्या होगा, वो बर्न होगा पहला बात, ठीक है। किसमें, एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम में, जिसको हम लोग डैजलिंग फ्लेम भी बोलते हैं, डैजलिंग लाइट भी बोलते हैं। जैसे पटाखा होता है ना जो जलता है, कैसे फुलझड़ी टाइप का जलता है ना, आग टाइप का चिंगारी फेंकता है, वैसा आपको डैजलिंग लाइट फ्लेम की फॉर्म में क्या होगा, ये व्हाइट कलर का होता है, चमकदार होता है। ये ऐसा देखो, नजर आ रहा है आपको, मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर देखो, टंस के थ्रू इसको क्या मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करके क्या कर रहा है, फ्लेम में लगा रहा है। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, ये आपका डैजलिंग लाइट के फॉर्म में ये आपका जल रहा है। नाउ अब जलते हुए साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या कि सर ये आपका क्या, आपका मैग्नीशियम है जो कि किस स्टेट में था, सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में था। अब देखो ये क्या हुआ, तुम किसके प्रेजेंस में, आप एयर के प्रेजेंस में। एयर में क्या है आपका, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। और ये क्या बनाएगा पता है आपका, ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये यहां से गिरेगा,
ठीक है, ये गिरेगा और ये वॉच ग्लास में आप उसको कलेक्ट कर लोगे। अब जैसे वॉच ग्लास में आप कलेक्ट करोगे ये कैसा होता है, तो ये बोला गया है कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो फाइनली अब तुम बताओ ये कैसा कलर का हो गया, ये आपका हो गया व्हाइट कलर का, राइट। तो क्या हुआ कि देखो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये रिएक्शन हुआ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसका मतलब एक व्हाइट डेजलिंग लाइट के फॉर्म में ये रिएक्शन हुआ, जलने के बाद क्या हुआ, इसका जो एश गिर रहा है वो एश कहाँ कलेक्ट किए, एक वॉच ग्लास में बोल सकते हो, है ना, वॉच ग्लास में उसको कलेक्ट कर लिए। अब उसको कलेक्ट करने के बाद देखिए उसका कैसा कलर है, MgO व्हाइट कलर का है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में वो जल रहा है। नाउ ये जो व्हाइट एश होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, जिसका नाम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, वो फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैंने यहाँ पर भाई बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पर बैलेंस अभी थोड़ी देर में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है, चलो ठीक है, 2 मैग्नीशियम में मल्टीप्लाई कर दिए, ये बैलेंस हो गया। थोड़ी देर में इस वीडियो में मैं आपको बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगा। नाउ अब देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीशियम एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड आर डिफरेंट। सिंपल सा बात है, इनका कंपोजिशन चेंज हुआ। नाउ मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इनका कंपोजिशन मैग्नीशियम है, इसका कंपोजिशन मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका कंपोजिशन अगर चेंज हो रहा है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो सिंपल सा बात है, इनका प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है, डिफरेंट है। एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बात समझ रहे हो, बच्चे सोच रहे हैं मैं उसको अगर हीट कर रहा हूं तो मैं इसको हीट दे रहा हूं, तो हीट जो एब्जॉर्ब होता है, तो बच्चा बोलता है जो कोई भी रिएक्शन जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो बोलता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। नाउ अगर कोई भी हीट क्या करता है, निकलता है बाहर, लॉस होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बच्चों को लग रहा है अगर हम फ्लेम के फॉर्म में इसको जला रहे, फ्लेम में हम उसको बर्नर में इसको रख रहे, जला रहे, तो हम उसको हीट दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। मगर नहीं, ये क्या है, ये आपका एक एक्सोथर्मिक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के फॉर्म में जब ये जलता है तो क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट क्या करता है, रिलीज करता है। फाइनली बहुत अमाउंट में ये रिलीज करता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, इस रिएक्शन के थ्रू हमको ये ऑब्जर्व हुआ भाई कि ये क्या है, मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक्टिविटी 1.1 के थ्रू हम लोग इस बात को अच्छे से समझे। नाउ दूसरा बात अगर हम समझेंगे एक्टिविटी, अब अगर 1.2 आगे और बात करते हैं, 1.2 में अगर हम बात करें, देखो क्या बोल रहा है। अब दूसरा एक्टिविटी करते हैं, टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, देखो पोटेशियम आयोडाइड अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki। सोल्यूशन इज एडेड टू द लीड नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, लीड नाइट्रेट सोल्यूशन अब क्या होता है, अब सोच लो लीड नाइट्रेट सोल्यूशन क्या होता है। अब देखो लीड नाइट्रेट सोल्यूशन को अगर आप देखना चाहते हो तो देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो नाइट्रेट, ठीक है, NO3, अच्छा नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट कहां पर देख लीजिए, नाइट्रेट कहां पर है, देखिए ये तो ये होगा आपका नाइट्रेट, देखो यहां पर मिला, ये है ना नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट है NO3। तो हमने क्या लिखा बताओ तो, NO3, ठीक है। इसका कितना वैलेंसी नजर आ रहा है आपको, 1, -1 होता है, 1 लिखो, ठीक है। नाउ अच्छा लीड नाइट्रेट PB। अब PB क्या है, देखो तो PB देखो कहां पर आपका, PB आपका इधर होगा आपको PB, ठीक है। PB देखो +4 है आपका, ठीक है। अब PB आपका +2 भी होगा, देखो यहाँ पर PB +2 है ना, तो ये होगा आपका PB कितना आपका 2 है, राइट। देखो यहाँ पर कितना इसका 2 है। नाउ PB नाइट्रेट है, तो बताओ कितना, इसको क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, यहाँ पर लगाओ क्रिस क्रॉस मेथड, तो क्या आएगा बताओ तो, PB 2 किधर चला जाएगा, 1 इसके पास आएगा, 2 किसके पास आएगा, NO3 ट्वाइस, राइट। ये हो गया लीड नाइट्रेट। अब ऐसे ही आपको ये चीज को करना है, याद हो जाएगा तो आप लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को भी आप लिख पाओगे आराम से, सिंपल सा बात है। नाउ तो अब क्या बोल रहा है, आप क्या करो, पोटेशियम आयोडाइड को आप उसको क्या करो, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में आप उसको क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। नाउ एंड टू आइडेंटिफाई दैट ए केमिकल रिएक्शंस हैज द टेकन प्लेस। अब इसके बीच में कौन सा केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, चलो इसको भी अच्छे से करते हैं। एक्टिविटी 1.2 को भी करते हैं। एक्टिविटी 1.2 में देखो क्या बोला, मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या कौन कौन सा ऐसे मटेरियल रिक्वायरमेंट है, देखिए इसको, इस रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, देखिए यहाँ पर। तो पहला है लीड नाइट्रेट सोल्यूशन, आपके पास एक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होना चाहिए, 2 सोल्यूशन है, दोनों को तो मिक्स करना है, तो भाई एक टेस्ट ट्यूब भी तो रखना होगा,
तो एक टेस्ट ट्यूब को आप रख लो, सिंपल सा बात है। अब आपके पास 3 मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, चलो आपके पास अगर ये 3 मटेरियल है आपके पास तो आप एक्टिविटी 1.2 भी कर सकते हो। नाउ उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहां पर आपके पास एक लीड नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में मेरा लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसको हम लोग PbNO3 होल ट्वाइस बोल रहे हैं, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन दोनों रखे हुए हैं। नाउ अब दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है, एक येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे दोनों को मिक्स किए तो क्या मिला, एक ऐसा चीज मिला हमको, वो है क्या, वो थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है मेरे पास, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, देखो मैं बताता हूं, PbNO3 होल ट्वाइस, राइट। अब इसको क्या कर रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस कर रहे हो। अब जैसे इस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करोगे होगा क्या, अब देखो मैं आपको रिएक्शंस तोड़ के करवाना चाह रहा हूं, नहीं तो आप हमेशा रटते रहोगे। अगर आपको सब कुछ पता है, अगर आपको पता है वो जो चार्ट था ना वो अगर पता है तो आप कर लोगे। बताओ PB के ऊपर में कितने चार्ज था, +2, है ना। तो ये कैसे टूटेगा बताओ, तो कैसे टूटेगा, तो बोलोगे PB +2 टूटेगा। चलो ठीक है भाई, NO3 पर चार्ज कितना था बताओ, तो बोलोगे -1। तो कितने हैं, NO2 2 है, तो 2NO3 माइनस के फॉर्म में ये टूटेगा, मतलब 2 आपको नाइट्रेट मिलेगा, एक आपका PB +2 मिलेगा, ये ऐसे ब्रेक होता है। अब बताओ पोटेशियम आयोडाइड कैसे टूटता है, तो बोलोगे क्या सर K+ और क्या किसमें टूटेगा, I- टूटेगा, क्योंकि आपको पता है कि K+ आपका यूनिपॉजिटिव कटायन होता है आपका K+, और आयोडीन क्या होता है, यूनिपॉजिटिव एनायन होता है, I- होता है। उस चार्ट के थ्रू आप देख लो एक बार, ठीक है। देखने के बाद अब देखोगे इसका PB प्लस है, इसका प्लस पार्ट और इसके माइनस के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा, और क्या बनाएगा बताओ, तो बताओ PB पर कितना चार्ज है, +2 है, मगर आयोडीन पर कितना चार्ज है, -1 है। तो 2 प्लस आएगा तो 2 माइनस भी तो आएगा, तो 2 प्लस आएगा तो 2 माइनस भी तो आएगा, मगर माइनस तो एक ही है। तो इसका मतलब कि आपका पोटेशियम आयोडाइड कितना यूज होगा, 2 मोल्स होगा, है ना। तो 2 K+ मिलेगा, 2 I- मिलेगा। देखो एक आयोडीन पर -1 तो 2 पर कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो ये आएगा PB +2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I- आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, PbI2 का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है ना। अब लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, अब इसमें क्या बनेगा बताओ, तो बताओ NO3 कितना है, 1- है, K2 है, 2 है, K+, 1 K+ है, 2 कितना है, K+ है, ये माइनस ये प्लस आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट होगा और क्या बनाएगा आपका KNO3, क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KNO3 बनाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बना, हम लोग को बना PbI2 बना और क्या बना, 2 KNO3 बन गया। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, क्या बन गया देखो, तो लिखेंगे PbI2 और फाइनली क्या बन गया, KNO3, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर मैं लिख दिया। अब यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है और बच्चा रटने लगता है, जिससे इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, इतना ह्यूज केमिकल रिएक्शन है, बच्चा भूल जाता है एग्जाम के टाइम में। तो इन चीज को आप समझोगे, अगर वो चार्ट याद हो जाएगा ना, प्रॉमिस करता हूं कि आपको लिखना भी आ जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो आप क्या करोगे, पहले इसको तोड़ना सीखोगे, तोड़ के आप ये काम कर सकते हो। तो फाइनली हमको क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया ना, PbI2 बन गया। अभी PbI2 का कलर कैसा होता है, देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ये जो है ना आपका, यही आपका येलो कलर का है, ठीक है, यही आपका येलो होता है, यही आपका येलो सोल्युबल होता है। जो डाउनवर्ड लिखना, डाउनवर्ड का मतलब होता है PPT, प्रिसिपिटेट, इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता। तो आपको नजर आ रहा है, देखो ये आपको इनसॉल्युबल पार्ट नजर आ रहा है येलो कलर का। नाउ अब तुम एक बात बताओ, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन आपने लिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दिया, नजर आ रहा है, दोनों को मिक्स किए, एक येलो PPT बन गया। तो इसका मतलब भाई कलर चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्पोजिशन में चेंजेस हुआ होगा, तब तो ये कलर आपका था येलो था, तो PbI2 बना हुआ तब तो। अब ये PbI2 का कंपोजिशन क्या है, PbI2, इसका क्या था, PbNO3 होल ट्वाइस, ये था पोटेशियम आयोडाइड Ki, अब ये क्या है, KNO3। तो तुम बताओ, कहीं ना कहीं अगर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तब तो कलर चेंज हो रहा है। अगर कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होता तो कलर चेंज नहीं होता, सिंपल सा बात है। अगर कलर चेंज दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन आपका चेंज हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया, पहला हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को मैं याद करा दूंगा सब कुछ, वीडियो को देखो अच्छे से, आराम से A to Z वीडियो को देखो अच्छे से, पेन कॉपी लेके बैठो, सब कुछ A to Z में आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, सब याद करवा दूंगा, कुछ आपको रटने का दरकार नहीं है ना। पहले एक्टिविटी 1.1 में बताओ क्या हुआ था, मैग्नीशियम क्या किया था, हम लोग डेजलिंग फ्लेम के फॉर्म में मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने उसको जलाया था, फाइनली यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, व्हाइट ऐश कलर का होता है। नाउ इस एक्टिविटी के थ्रू क्या समझ में आया कि
इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ। नाउ एक्टिविटी 1.2 में क्या पता चला, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के थ्रू हम सॉल्यूशन को हमने मिक्स किए। जैसे आप उसको मिक्स किए तो फाइनली क्या बना, मेरे पास PbI2 मतलब लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ और वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। जो लीड आयोडाइड है कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। डायरेक्ट आपके MCQ में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग अभी देखो यहाँ पे लिखे क्या, ए येलो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म इमीडिएटली, अचानक से बनता है, एकदम डालोगे जल्दी से बन जाएगा। एंड दिस येलो सॉलिड इज लीड आयोडाइड PbI2 होता है। बोलो क्लियर है, याद हो गया अच्छे से तरीके से। चलो इसी वीडियो को करते हुए, इसी वीडियो को आगे जाते हुए देखो और भी कुछ बातें हैं। अब ये बात आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, ये बात आपको अच्छे से समझना है कि ये जो रिएक्शंस हुआ, ये रिएक्शंस किस टाइप के रिएक्शंस है ना। अभी आपको हो सकता है कि इस लेक्चर में नहीं हो, दूसरे लेक्चर में हो, क्योंकि इसके बहुत सारे लेक्चर होंगे आपको। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 होगा आपका। उस लेक्चर में आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाया जाएगा। उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस आपके सिलेबस में बहुत सारे, कौन कौन सा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, और आपका क्या है, आपका और भी एक रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा, राइट। तो इन सारे रिएक्शन को अगर देखोगे तो उसमें ये बोला है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, इनसॉल्युबल आपका येलो कलर का एक मास बन रहा है जिसको हम लोग PbI2 बोल रहे हैं। और ये जो है ना, ये कैसा है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इसलिए याद रखोगे ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। नाउ बिकॉज अब आपसे पूछेगा ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्यों है, तो आप बोलोगे बिकॉज एंड द इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आपका एग्जाम भी बहुत करीब है, आप सोच रहे हो कि कोई एक ऐसा टीचर आपको बता दे जो काफी A to Z हर चीज आपको वहां पर क्लियर कर दे, क्वेश्चन थ्योरी सारे कवर कर दे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 1.1 होने के बाद 1.2 हमने कवर किया, अब उसके बाद क्या है आपका 1.3 आपका क्या है, क्या एक्टिविटी इसमें करना है। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड, मतलब यहां पर आपको क्या करना है, जिंक और डाइल्यूट एसिड के साथ आपको रिएक्शंस करवाना है, ठीक है ना। चलो कैसे, क्या ऑब्जर्व करने बोला है, देखो पहले क्या बोला है, हम करवाना क्या है, टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स होता क्या है। जिंक ग्रैन्युल्स एक बोल सकते हो कि एक जिंक का छोटा छोटा टाइप का अगर बोल सकते हो, है ना, छोटा छोटा अनशेप होता है, मतलब इसका शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, एक छोटे छोटे टुकड़ा होता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। जिंक ग्रैन्युल्स बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको करते हैं क्या है, मोल्टेन जिंक को क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, उसको क्या डालते हैं, डाल के उसको जिंक ग्रैन्युल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इरेगुलर शेप का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। नाउ अब उसको रिएक्ट करें किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, है ना। तो या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है, आपको पता ही है, HCl। क्या बोलोगे, HCl, क्या हुआ, लिखा नहीं रहा है क्या, HCl, ठीक है, HCl। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड बात करते हो तो क्या बोलोगे, H2SO4। तो या तो डाइल्यूट H2SO4 ले लो या तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl ले लो। इन दोनों के प्रेजेंस कोई भी एक ले लो, उसके बाद हमको क्या करना है, जिंक ग्रैन्युल के साथ हमको क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। फाइनली क्या बोला है, टू डिटेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, आपको डिटेक्ट करो क्या हो रहा है। तो चलो हम लोग बताते हैं। सबसे पहले हर एक्टिविटी को करने से पहले मैं आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि आपको करना है क्या है, आपको कौन कौन सा ऐसे मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, हमको जिंक ग्रैन्युल्स लेना है, आपको दिखाई दे ही रहा है आपको। जिंक ग्रैन्युल्स को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने यहाँ पर यूज किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यूज कर रहे हैं हम, दोनों यूज करके आपको रिएक्शंस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमको कॉनिकल फ्लास्क लेना है या एक टेस्ट ट्यूब यूज कर सकते हो। नाउ कॉर्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर गैस इवॉल्व होगा, अगर कॉर्क नहीं लगाओगे तो हो सकता है गैस आपका स्किप हो जाएगा, उसके लिए हम कॉर्क यूज कर रहे हैं। और एडिशनल अगर बात करते हो तो यहाँ पर हम ट्यूब यूज करेंगे, ऑप्शनल है फॉर द गैस कलेक्शन करने के लिए, लो या ना लो उससे कोई मतलब नहीं है, ले लो बेटर है। कौन सा असली में आप ले रहे हो, है ना, कौन सा आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको तो बस पढ़ना है। नाउ अब देखो इस एक्टिविटी 1.3 में हम लोग देखो, ध्यान से देखो, ये आपको एग्जाम में देगा। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करना है, पहले क्या बोला, देखो एक कॉनिकल फ्लास्क हमने लिया, कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या किया, यहाँ पर आपको देखो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो, या हम यहाँ पर बोल देंगे यहाँ पर आप डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जिंक ग्रैन्युल्स हमने डाल दिया, इसके ऊपर से अगर मान लो पहले क्या करो, जिंक ग्रैन्युल्स रख देना,
कॉनिकल फ्लास्क में ऊपर से क्या करना है, आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दो। जैसे डाल दोगे, डालने के बाद क्या होगा, फाइनली देखोगे कॉर्क लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्लास ट्यूब रख देना है, क्योंकि यहाँ से अगर गैस निकलेगा तो आप कहीं भी इसको कलेक्ट कर सकते हो, इसके लिए। नाउ फाइनली देखो क्या होगा, जैसे तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, वहीं से बबल देखोगे, वहां पर बबल फॉर्म करने लगेगा। इसका ये मतलब है बबल फॉर्म कर रहा है, मतलब कोई ना कोई गैस वहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड में या बोल सकते हो सॉल्यूशन के अंदर में गैस फॉर्म हो रहा है, तब वो बबल के फॉर्म में क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं इफरवेंसेस बोलते हैं, ठीक है। या आप लोग बबलिंग भी बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इफरवेंसेस बोलते हैं, या आप लोग बबलिंग भी बोलते हैं। तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन के थ्रू, लिक्विड सॉल्यूशन में अगर कोई गैस फॉर्म हो रहा है तो वो बबल के फॉर्म में ऊपर आएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इफरवेंसेस एंड द बबलिंग बोलते हैं। नाउ अब ध्यान से देखो, बबलिंग इफरवेंसेस अकर्स, क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। मैं रिएक्शंस करके बता देता हूं। रिएक्शंस हुआ देखो, यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर एक्चुअली यहां पर तो लिखा ही हुआ है, मैं रिएक्शंस करके आपको बता दे रहा हूं। जिंक जो है वो क्या कर रहा है, वो HCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पहले इंपॉर्टेंट ये बात है, देखो यहां पर H, देखो H प्लस होता है और Cl माइनस छूटता है। ये रिएक्शन को देखो, याद हो जाएगा आपको। जिंक का बताओ वैलेंसी कितना होता है, 2, तो 2 होगा, मतलब जिंक क्या होता है, Zn+2 बनाता है। अगर आपको देखना है तो यहां पर देख सकते हो, यहां से मैं दिखा सकता हूं आप लोग को, सॉरी, ठीक है, यहां से आपको दिखा सकता हूं। नाउ अब आने वाला है, जिंक जो देखो क्या है, देखो यहां पर क्या है आपका Zn+2, जिंक आपका +2 स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो जब आपका जिंक का +2 एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या करोगे, आप यहां पर बोल सकते हो सर जिंक +2 बनाता है, तो मान लो जिंक आपका +2 बना लिया, मान लो, ठीक है, ये +2 आपका है, तो 2 प्लस है, इसका मतलब तो 2 Cl आना होगा, क्योंकि Cl के पास कितना होता है, -1 होता है, तो 2 Cl आएगा। तो इसके लिए कितना है, यहाँ पर तो एक ही Cl है, तो 2 Cl लगा दो, तो क्या होगा, 2 Cl हो जाएगा। तो 2 Cl, 2 माइनस आ गया, 2 प्लस है, क्या बना लेगा बताओ, ZnCl2 बना लेगा। नाउ अब बताओ, आपने 2 Cl लिया तो H प्लस भी कितना होगा, 2 होगा, और यहां क्या बता, H प्लस, 2 H प्लस मिलकर क्या बना लेगा, ये आपको हाइड्रोजन बना लेगा। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, तो बच्चे सोच सकते हैं 2 H प्लस मिलकर H2 कैसे बना लिया, है ना, प्रोसेस है, क्योंकि यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये आपस में रिएक्ट करके H2 गैस फॉर्म करता है। ऐसे मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन पूरे तरीके से नहीं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना, मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा हूं, बस आपको समझना है कि क्या बनेगा। अगर आपको ये पता है तो आप ये फट से बना लोगे। तो जिंक HCl मिलकर ZnCl2 और H2 गैस, देखो यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर जो H2 गैस बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, इसी में बनता होगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बबल के फॉर्म में, मैं ब्लैक कलर का बना देता हूँ, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बबल के फॉर्म में, देखो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये आपको बनेगा ये ऐसे, और ये जो ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, गैस आएगा, यहाँ पर गैस है, कौन सा गैस है बताओ, H2 गैस है। अब ये H2 गैस ऊपर आएगा, ये मैंने क्या रखा है, ग्लास ट्यूब रखा है, इस ग्लास ट्यूब के थ्रू क्या होगा, गैस एस्केप होके बाहर जाना स्टार्ट होगा। अगर आपको कोई चेंबर में रखना है तो आप उसको कलेक्ट कर लो। नाउ तो फाइनली क्या हुआ, क्या देखे भाई साहब, कि इसमें ये देखे कि आपका जिंक जो है ना, जिंक जो आप देख रहे हो, जो जिंक है वो क्या करे, HCl से रिएक्शन कर रहा है और ZnCl2 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो तुम बोल सकते हो कौन सा रिएक्शन है, एक तरीके से बताओ, तो तुम बोलोगे जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हुआ, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। पहला बात है ना कि इसका कंपोजिशन जिंक था, HCl था आपका, लिक्विड था आपका, दोनों मिलकर ZnCl2 गैस इवॉल्व हो रहा है। तो गैस कोई भी चीज इवॉल्व हो रहा है तो किस में से हो रहा है, उसी में से हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ नया चीज बनाओ, कोई गैस बनाओ तब तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसका कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन सब क्या है, डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है। तो इसका मतलब जो न्यू आपका प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, उनका कंपोजिशन चेंज हो रहा है और गैस भी बन रहा है, निकल रहा है। क्योंकि आपको पता है ये लिक्विड था, ये आपका सॉलिड था, गैस बन रहा है, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं गैस अलग स्टेट वाला बन रहा है ना, स्टेट मतलब गैस के फॉर्म में बन रहा है। जब गैस के फॉर्म में बन रहा है तो आप क्या बोलोगे, मतलब कंपोजिशन चेंज हो रहा है भाई साहब, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसके अंदर में, ये बोल सकते हो। तो इसके थ्रू हम ये बात डिफाइन कर पा रहे हैं कि यहां भी केमिकल रिएक्शंस हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर आपको पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन अकर्स, कैसे हम समझेंगे। तो कुछ चीजें ऐसे हैं, प्रिसिपिटेट होना है ना, केमिकल रिएक्शन प्रिसिपिटेट हो रहा है तो पता है कलर चेंजेस होना, उसके बाद हम लोग गैस इवॉल्व करवा रहे थे, है ना। इन सब चीजों को देख के हम पता कर पाएंगे कि भाई इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। नाउ अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो क्या बनेगा, चलो उसको भी कर लेते हैं, H2SO4 के साथ करते हैं। तो नाउ अगर मान लो आप जिंक को, अगर आप जिंक को क्या कर रहे हो, H2SO4 के साथ
H2SO4 के साथ, ठीक है, रिएक्शन करें तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनने वाला है? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, नीचे ठीक बनता है। जिंक H2SO4 साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा? जिंक का कितना था? +2 था। सल्फेट क्या होता है बताओ तो? SO4-2, यही होता है ना। और जिंक क्या होता है बताओ तो? जिंक +2 होता है, तो +2 है, ये भी -2 है, तो एक सल्फेट आएगा SO4-2 और एक आएगा Zn+2, दोनों मिलके क्या बना लेगा बताओ? ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लेगा, राइट। और क्या बनाएगा बताओ? और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, फिर से दोनों मिलके H2 मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। फाइनली ये बात समझ में आया कि कैसे रिएक्शंस हो रहा है। तो इसलिए आपको याद करने का दरकार नहीं है, आप अगर इस मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है देखो, ZnSO4 बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? H2 गैस रिलीज हो रहा है, सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो क्या लिखा गया है। पहला इंपॉर्टेंट बात हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक गैस इवॉल्व हो रहा है बबलिंग के फॉर्म में। दूसरा सर, द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाउ टू आइडेंटिफाई द टेम्परेचर इंक्रीज? तो तुम क्या करोगे, तुम टच करो, तुम इस जो कॉनिकल फ्लास्क है ना, इसको टच करो। जैसे इसको टच करोगे ग्लास को, तो आपको क्या करेगा? एक हीट महसूस होगा। अब हीट महसूस हुआ तो कहां से हीट महसूस हुआ? भाई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन इसके अंदर हीट लॉस हुआ होगा, तब तो वो क्या आपका कॉनिकल फ्लास्क जो ग्लास है वो गर्म हो गया। समझो अच्छा से। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वो एनर्जी हीट लॉस कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो जिंक जब H2SO4 या HCl के साथ ट्रीट करता है, ZnCl2 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बबल होता है, तो इसका मतलब वो कैसा रिएक्शन है? बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता चला? ग्लास को टच करके, सिंपल सा बात है। तो आपको पता चल गया वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है सर? ये क्या हो रहा है? ये कैसा रिएक्शन है? तो ये डिस्प्लेस कर रहा है भाई, किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या हो रहा है? जिंक मेटल स्लोली डिसअपीयर। अब बताओ, सारा जिंक देखो, जिंक HCl साथ ट्रीट कर ZnCl2 बना लिया, तो यहां जिंक बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब आप रिएक्टेंट लोगे, रिएक्टेंट जिंक और HCl लोगे, तो यहां पर क्या होगा? ZnCl2 जैसे से बनेगा, जिंक ग्रेनुअल्स जो है वो हल्का हल्का कम होते जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप समझ में आ रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो कुछ बना रहा है, ये पता चल रहा है ना। तो आपको डिसअपीयर होता हुआ मिलेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नाउ आगे और बातें किस टाइप का रिएक्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर में बताया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। क्या कैसे पता चला कि वो जिंक जो है डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड से, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है। फाइनली इतने सारे ऑब्जर्वेशन को हमने ध्यान से देखा, 1.3 में हमने इस चीज को अच्छे से समझा। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, इस वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, क्योंकि उन लोग का भी तो एग्जाम होगा ना, तो जल्दी से भेज दीजिए। नाउ अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1.3 अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं ना, 1.1, 1.2, 1.3। चलिए एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा? 1.1 में हमने क्या पढ़ा? 1.1 में हमने पढ़ा कि आप क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन को ले रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के फॉर्म में जल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेरा आपका ऐश के फॉर्म में हमको चाइना डिश में हमको मिल रहा है। नाउ एक केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या कवर किया? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया, PbI2 और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। PbI2 का कलर बताओ कैसा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा क्या था आपका एक्टिविटी 1.3 में? क्या था एक्टिविटी 1.3 में? अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या था, जब आप क्या जिंक ग्रेनुअल्स को या तो एसिड HCl डाइल्यूट लोगे, या तो डाइल्यूट मेरा H2SO4 लोगे, तो क्या बनेगा आपका ZnCl2 बनेगा, या तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा, और वहां पर एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, है ना। जिंक ग्रेनुअल्स हल्का का डिसअपीयर होने लगेगा। नाउ गैस निकल रहा है, इफरवेंसेंस प्रोसेस, बबलिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं। ये कैसा प्रोसेस, ये कैसा रिएक्शन है? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि मैंने जैसे ग्लास को रखा वो गर्म फील हुआ। बात समझ में आ रहा है? ये चीज आप जान रहे हो, क्लियर है। और ये आपका कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, तो एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से हम लोग अब आगे बात करते हैं। 1.3 हम लोग का कवर हो चुका है। नाउ अब थोड़ा बात करने जा रहे हैं, आपने ये सब चीज जो पढ़ा, इससे क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? इस केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो थोड़ा सा अच्छे से। इस केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से देखो। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं यहाँ पर, तो मोस्ट केमिकल रिएक्शंस शो सम ऑब्जर्वेशन चेंजेस। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होता है जो कुछ केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, तो वहां पर कुछ ऑब्जर्व होता है। कैसे? हीट इफेक्ट, कलर, ये सब प्रिसिपिटेट,
है ना, ये सब चीज। तो वही बोल रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, तो बोल रहा है दिस चेंजेस हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर्स और नॉट, मतलब रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ देख के हम लोग पता कर पाते हैं। पहला क्या हुआ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट। हम लोग अभी भी देखेंगे थोड़ा देर में, अभी और भी बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे कि अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने से ये पता चल जाता है भाई इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। मान लो मैंने लिक्विड लिया, लिक्विड से अचानक से गैस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, कहीं ना कहीं। तो स्टेट चेंज होगा, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, तो हम ये बात पता कर पाएंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। दूसरा, चेंज इन कलर, कलर चेंजेस होगा, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ग्रीन, जो भी व्हाइट जो भी हो रहा है कलर चेंजेस होगा, उस कलर चेंज को हम देख कर पता कर पाएंगे कि हाँ भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। तीसरा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को देख के कर पाएंगे। चौथा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब अभी थोड़ी देर में टच किया था, गर्म होने लगा था, है ना। नाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। इन 5 फैक्टर्स को हम लोग देख के बता पाएंगे कि भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो एक एक करके हम देखते हैं और रिएक्शंस को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमेशा कोशिश करो जो रिएक्शन मैं नया लेके आ रहा हूँ ना उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, है ना। और कैसा हो रहा है ये भी आपको देखो, रिएक्शंस कैसे फॉर्म कर रहा है उसको भी अच्छे से देखो। नाउ अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, पहला बात कर रहा है चेंज इन स्टेट। आप स्टेट को देखो, अगर स्टेट का चेंजेस हो रहा है, अगर स्टेट का चेंजेस हो रहा है, आप स्टेट चेंज देख के भी बात कर सकते हो। देखो कैसे हो रहा है, देखो एग्जांपल देखो, देख के बताओ। जिंक है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, ZnCl2 बना रहा है H2। अभी भी थोड़ी देर में मैंने इस रिएक्शन को किया। अब बताओ, जिंक सॉलिड था पहला बात, ठीक है, देखो ZnCl2 बना रहा है और गैस निकल रहा है, तो यहां से क्या, जिंक सॉलिड था, ये एक्वस था, तो ये भी एक्वस है और ये क्या बना लिया आपका H2 गैस। तो कहीं ना कहीं आप सॉलिड से बोल सकते हो, यहां से देखो एक्वस सॉलिड मिलके आपको गैस इवॉल्व हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो एक सॉलिड जिंक आप देख रहे हो, आपका एक्वस जिंक कोलाइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस जिंक में। एक्वस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिंक कोलाइड किस में बन रहा है, HCl के अंदर बन रहा है, और HCl क्या है, पानी है उसमें। एक्वस का मतलब होता है पानी, तो पानी है उसमें, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट के फॉर्म में है, ठीक है, उसको बोलते हैं जिंक कोलाइड। अब ये जिंक कोलाइड देखो क्या हो रहा है आपका, किस फॉर्म में बताओ, ये जो आप देख रहे हो ये आपका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से एक्वस पे चेंज हो रहा है। नाउ गैस फॉर्म हो रहा है, हाँ भाई इसमें गैस फॉर्म नजर आ ही रहा है आपको। तो कभी भी किसी भी सब्सटेंस में अगर आप इनिशियल एंड फाइनल में कुछ स्टेट में चेंजेस नजर आए, आप फट से देख के बोल दो इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, प्रेजेंट हुआ है। क्लियर। दूसरा, चेंज इन कलर। कलर में देख लेते क्या होता है भाई। अगर चेंज कलर में देखते हैं, अभी देखो क्या बोल रहा है, आयरन का, थोड़ा देर में आप इस रिएक्शन को भी करने वाले हो थोड़ी देर में। आयरन आपका सॉलिड है, इस आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया, ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया। देखो मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ, आयरन देखो क्या आपका सॉलिड है, आयरन देखो सॉलिड है, और आप क्या कर रहे हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देख लो यहाँ पर CuSO4, ये देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस है, और ये जो एक्वस है ये ब्लू कलर का होता है, और ये बोल रहा है क्या बनेगा, देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। बताओ कॉपर पहले कैसे टूटेगा, बताओ। कॉपर टूटेगा कॉपर +2 और ये टूटेगा सल्फेट SO4-2। अब बच्चा बोला सर कैसे तोड़ दिए सर, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, पता है बाबू, सब पता है। सल्फेट क्या होता है बताओ, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर देखो कॉपर +2 है, देख लो यहाँ पर कॉपर +2, यहाँ पर मिलेगा आपको कॉपर +2, देखो कॉपर +2 नजर आ रहा है आपको। सल्फेट SO4-2, -2 में होगा SO4-2 देखो सल्फेट है, जितना माइनस होता है उतना ही तो प्लस होता है। तो एक कॉपर है एक सल्फेट है, तो एक कॉपर है एक सल्फेट है, तो तुम एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट जब भी आप लिख रहे हो तो इसका ये मतलब होता है ये आपका -2 है तो ये कितना होगा, +2 होगा, सिंपल सा बात है। तब तो प्लस माइनस मिलकर 0 होगा, कॉपर सल्फेट कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर में, तो इसीलिए कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है। अब बताओ आयरन, तो आयरन को भी क्या होना होगा, आयरन को भी +2 होना होगा, आयरन +3 भी होता है, ये +2 है सल्फेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये +2 है, पता ये सल्फेट क्या बन जाएगा बताओ, तो आयरन का सल्फेट बन जाएगा FeSO4, देखो ये +2 ये -2, और कॉपर का क्या बन जाएगा बताओ, तो कॉपर क्या है, कॉपर ही रह जाएगा आपका, ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर ही रह जाएगा, सिंपल सा बात है, सॉलिड के फॉर्म में, राइट। तो देखो ये रिएक्शन हो रहा है ना, यही तो रिएक्शन देखो फाइनली बन गया, ये बना और ये भी बन गया, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये और ये। अब इनके कलर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि हम यहाँ पर चेंजिंग कलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू विट्रॉयल होता है, आपको पता ही है, ब्लू कलर का होता है, एक्वा सॉल्यूशंस होता है, ये आपका ब्लू कलर का होगा। जैसे आयरन कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा और ये आयरन सल्फेट बना रहा है और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया,
डिस्प्लेस रिएक्शन, है ना। देखो एक मेटल दूसरे मेटल को धक्का मार के बाहर निकाला है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें कलर चेंजेस हो रहा है, ब्लू से अचानक में हो गया आयरन सल्फेट का कलर होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। AfSO4 कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, तो कलर आपका चेंज हो रहा है। तो जब भी आपका कलर चेंज होगा तो फट से समझ जाना यहाँ भी केमिकल रिएक्शन इसका मतलब हुआ होगा, ठीक है। तो ब्लू से ग्रीन कलर चेंजेस हो रहा है, राइट, क्लियर है। तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। आराम से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का अभी भी थोड़ा देर में पढ़े, ये भी एक एग्जांपल था एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अभी बताओ जिंक जब H2SO4 साथ रिएक्ट किया तो क्या बना था, ZnSO4 बनाया था, और क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ था। तो जो भी कुछ गैस अगर रिलीज हो रहा है, देखो यहाँ सॉलिड है, ये एक्वस है, अचानक से गैस बन गया, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने के साथ साथ आप बोल सकते हो गैस इवॉल्व भी हो रहा है। तो ये चीज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। कोई भी चीज गैस ऑब्जर्व होगा, गैस रिलीज होगा, तो फट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। नाउ उसके बाद देखो चेंज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन टेम्परेचर का भी हम जिंक ग्रेनुलस वाला भी किए थे, वो भी एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो यहाँ पर, क्या कि सर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर तो चेंज होगा ही भाई साहब, है ना। क्लियर बात ना, समझ में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बात हम लिख सकते हैं। अब हमको सब कुछ याद हो रहा है सर, एक एक केमिकल रिएक्शन याद हो रहा है सर अच्छे से। मैं सब कुछ करवा दूंगा, घबराओ मत, मैं सब कुछ करवा दूंगा, हर एक चैप्टर केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का सब करवा दूंगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको एक एक चीज करवा दूंगा, घबराइए मत ना। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, सिंपल सा बात है। तो हीट रिलीज हो रहेगा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम्स होगा, मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। और एक और चीज है देख के आप बता सकते हो, वो है प्रेसिपिटेट। आप प्रेसिपिटेट रिएक्शंस को देख के, मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल होता है ना, इनसॉल्युबल होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है Na2SO4, मैं इसको भी करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर Na2SO4 प्लस ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों रिएक्शन मिलकर क्या बनाएगा सर, तो एक काम करो, सोडियम क्या होता है, +1 होता है, मगर इसमें कितने सोडियम है, 2 है, तो ये कैसे टूटेगा बताओ तो, 2 Na प्लस। और उसके बाद क्या होगा, सल्फेट कैसे टूटता है बताओ, ASO4 -2, क्योंकि भाई 2 सोडियम है तो 2 सोडियम है, 1 प्लस तो -2 हो गई। अब बताओ ये कैसे टूटेगा बताओ तो, ये टूटेगा Ba+2, बेरियम +2, और किससे टूटेगा 2Cl-, क्योंकि Cl-1 होता है ना। अब जब ये बात टूट रहा है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में ये प्लस वाला इसके साथ नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और सोडियम का क्या बनाएगा, क्लोराइड बना लेगा, क्या बनेगा, NaCl बना लेगा, NaCl, ये बन गया। और प्लस क्या बनेगा देखो तो, अब ये क्या बनाएगा, सल्फेट है और यहाँ बेरियम है, तो क्या बन गया, बेरियम का सल्फेट बन गया। देखो ये +2 है, ये -2 है, तो डायरेक्ट लिखो BaSO4, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक आपका व्हाइट PPT होता है। तो बेरियम सल्फेट देखो क्या आपका व्हाइट PPT है आपका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझो बात को, समझो क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो अच्छा से। इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर इनसॉल्युबल है, मैं डाउनवर्ड दिखाया, डाउनवर्ड से दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, राइट। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है क्या कि सर इसमें प्रेसिपिटेट होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओवरऑल आपको समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ अब जैसे ये बात कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपको सबको तो याद हो ही होगा जो मैंने पढ़ाया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल्स, बर्निंग ऑफ कोल्स का मतलब कार्बन को बर्न करना। तो जब आप कार्बन को कंबंस करते हो, याद रखोगे जब भी कोई भी कंबंसन रिएक्शंस होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है आपका। और कोई भी कंबंसन रिएक्शन होता है, कोई भी चीज, दुनिया कोई भी चीज कंबंसन रिएक्शन करवा लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको बर्न करते हो तो आपका वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता। तो याद रखो बर्निंग ऑफ कोल्स कैसा होगा बताओ, तो बोलोगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा सर। डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। देखो आपकी मम्मी जानते हो, आपकी मम्मी क्या सब्जी बनाती है, सब्जी के जो छिलके होते हैं वो कहाँ फेंक देती है, मिट्टी में। मिट्टी में क्या होता है, सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोज होना, ठीक है ना, कंपोस्ट बनना। तो अगर मान लो कोई भी वेजिटेबल आपका मैटर्स है, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो देखो वहां से बदबू निकलती है ना, निकलता है ना, तो वो गैस इवॉल्व करता है। तो कोई भी चीज जब सड़ता है, गलता है, तो क्या होता है, वो गैस लिबरेट करता है। और जब भी गैस लिबरेट करता है तो वो भी कैसा एक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये ध्यान से सुनो अच्छे से, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन।
अब देखो रिस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, वो भी एक क्या प्रोसेस, क्योंकि रिस्पिरेशन जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही साथ आपका अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। वो उसी हीट को यूज करके हम क्या करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, है ना। तो रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो भी कैसा प्रोसेस है बताओ, तो ये एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बोलो क्लियर है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म द क्विक लाइम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब भी कोई हीट करते हो तो हीट करने से ये टूट जाता है, किसमें टूट रहा है, आपको बोल दिया है यहाँ पर क्या, क्विक लाइम्स में और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो कोई भी चीज जब टूट रहा है ना, तो आप एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दे रहे हो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करना इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका हो जाएगा एंडो होगा, क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, बोलो क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोलो क्लियर है, समझ में आया अच्छा से। नाउ उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको बोला है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा इनिशियल आपका सब्सटेंस जो होगा वो रिमेन अनचेंज होगा, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। इनडायरेक्टली आपसे ये बात पूछ रहा है, आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है, वो फिजिकल चेंजेस है, नॉट इज द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन जब भी आपका चेंज नहीं होता है तो वो आपका एक फिजिकल चेंजेस होता है। अगर आपका केमिकल चेंजेस उसको बोलते हैं जिसका कंपोजिशन चेंज हो जाए केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस बोलते हैं। मगर अगर आपका कंपोजिशन सेम रहा, जैसे कंपोजिशन सेम रहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपका मान लो चलो ये आपका बोल सकते हैं एक लिक्विड है, वाटर है, वाटर को मैंने इसको वेपराइज कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या है, H2O है, ये भी क्या आपका H2O है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंजेस है, नॉट इज द केमिकल चेंजेस। तो इसमें आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब इनिशियल सब्सटेंस आपका चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये बात आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, चलो बात करते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि मिल्क का दही में जमना, ये एक केमिकल रिएक्शन है, कौन बच्चा नहीं जानता है ना, हर बच्चा जानता है। तो ये क्या आपका, ये एक केमिकल चेंजेस है, ठीक है, ये एक केमिकल चेंजेस है। नाउ अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा रहने दो, अभी बी को होल्ड करते हैं। तीसरा बात करते हैं क्या, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का सड़ना, कोई भी चीज सड़ता गलता है, आपको तो पता ही है क्या होता है, वो भी होता है आपका केमिकल चेंजेस, ठीक है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या आपका केमिकल चेंजेस, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया आपका क्रिस्टल, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हो, आप क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हो, तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे अगर मान लो आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, आप इसको क्रिस्टलाइज कर रहे हो, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर रहे हो, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, किस फॉर्म में बन जाएगा, क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो जब ये क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन होता है तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, याद रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो, जब भी क्रिस्टलाइजेशन जब होता है ना, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ये याद रखोगे। चलो नाउ थर्ड अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, किसमें आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफाई करना, अब बताओ एयर क्या है, गैस है, उसको लिक्विफाई कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, नॉट ए केमिकल प्रोसेस, बोल सकते हो नॉट ए केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मतलब जब आप इस प्रोसेस के थ्रू करा रहे हो, लिक्विफिकेशन अगर करा रहे हो एयर का, किसमें, लिक्विड में, तो भाई ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, अब कॉपर वायर को क्या कर रहे हो, कॉपर को
क्या कर रहे हो, आप उसको हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा बताओ, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। सिंपल सा बात है, जब कॉपर का ऑक्साइड बन जा रहा है तो ये भी क्या है, ये तो केमिकल चेंजेस है ना, तो ये तो केमिकल चेंजेस है। आपको पूछा इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, यही तो होगा। कीपिंग पेट्रोल इन द चाइना डिश इन द ओपन, अब बताओ पेट्रोल को चाइना डिश में रख दो तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब उसका, पेट्रोल का अगर बात करते हो कीपिंग द पेट्रोल इन द चाइना डिश इन द ओपन, अगर ओपन में रख देते हो तो क्या हो, वेपराइज होगा। तो भाई पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, वेपराइज होगा, वेपर में है, बस गैस में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो सिंपल सा बात है, आपका वो क्या होगा, आपका केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, वो फिजिकल प्रोसेस होगा, राइट। स्टोरिंग द ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, अब गैस सिलेंडर में अगर आप स्टोर करके रखे हो ऑक्सीजन को, क्या है वो, उसका स्टेट आपका बस स्टोर करके रखे हो भाई। सिंपल सा बात है, आप क्या बोल सकते हो, आपका ऑप्शन होगा कॉपर ऑक्साइड मिलकर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। बैलेंस कर लो, बैलेंस मैंने नहीं किया है, ठीक है, बैलेंसिंग करना मैं आपको तो सिखाऊंगा ये थोड़ी देर में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान से देखो पहले, ठीक है। तो स्टोरिंग ऑफ द ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर अंडर द प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, राइट। तो ये याद रखोगे, जब आप ऑक्सीजन को आप स्टोर कर रख रहे हो तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है, उनका कंपोजिशन चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से समझो, ठीक है। नाउ उसके बाद देखते हैं क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। इसमें ये बोला है कि आप ये देखो, देख के आप बताओ कि कौन सा आपका इक्वेशन सही है, ठीक है, कौन सा आपका इक्वेशन सही है, ये देख के आपको बताना है। कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं। हाइड्रोजन देख लो क्या आपका लिक्विड है, ऑक्सीजन लिक्विड है, वाटर गैस बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन लिक्विड है भाई, सब क्या बात हो रहा है भाई, ठीक है। ये हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन को लिक्विड ले रहा है, ऑक्सीजन को लिक्विड ले रहा है और वाटर बन रहा है गैस, ठीक है भाई, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। H2 गैस है, O2 लिक्विड है, ये आपका क्या है H2O, ये भी क्या आपका लिक्विड बन रहा है। ऑक्सीजन को लिक्विड लिया है, हाइड्रोजन तो भाई गैस होता है ना, तो हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तब तो लिक्विड बनेगा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन तो सी होना चाहिए, सिंपल सा बात है ना। चलो जल्दी से नाउ उसके बाद देखो क्या बोला है, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, केमिकल रिएक्शंस शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड, रीजन क्या है। अच्छा ये चीज जो आप देख रहे हो ना, जो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा देर में बता देता हूं क्योंकि ये बैलेंस पार्ट का है, ठीक है, मैंने इसको भूल से मैंने डाल दिया है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आप इसको कर लो, कर भी सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको आप कर भी सकते हो, मैं जब बैलेंसिंग बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी रहने दो ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये आपको बोल दिया, एसेशन आपको बोल दिया, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। नाउ रीजन क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। तो अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है आपको पता है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस थ्रू होता क्या है कि प्लांट जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है ना अपना फूड बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या होता है, फाइनली हम ये बोल सकते हैं वो एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो यहाँ पर जो लिखा ये बात है ये सही लिखा है, रीजन एग्जैक्ट सही है, फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रीजन तो राइट है, ये तो चलो राइट है, बट एसेशन जो बोला है वो आपका रॉन्ग है, वो एसेशन क्या है आपका रॉन्ग है। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा आपका एसेशन रॉन्ग होगा, रीजन आपका राइट होगा। तो बोथ रीजन, एसेशन ए इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ऑप्शन क्या होगा आपका ए, सॉरी ये बी होगा, ये सी होगा, ये होगा आपका डी, ऑप्शन डी इज राइट, राइट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा, कि आपका लिख दो यहाँ पर एसर्शन जो होगा आपका, एसर्शन जो होगा, एसर्शन आपका फॉल्स है, फॉल्स है, और आपका जो रीजन है, रीजन जो है वो आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये आपका ट्रू है, राइट। चलो तो अब तक हम लोग इस लेक्चर में अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर किए, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है ना, और उसके सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर देते हैं, हम लोग पढ़े क्या क्या है, जैसे आप लोग को याद भी हो जाएगा, है ना, आपको याद भी हो जाएगा। तो ओके क्या हो गया, ओके 2-2 क्रेडिट हो गया, बाप रे बाप, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
1 2 3, रुक जाओ सबको डिलीट कर दे। नाउ ये सही है, 1.3 1.2 1.1 है ना। नाउ तो देखो इस लेक्चर में हम लोग कवर क्या क्या किए। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होता है क्या है, तो एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए इनिशियल से। ये पहले हम लोग पढ़े, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शंस होता है क्या है, उसमें हम ये भी बात की कि एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये चार्ट को अच्छे से पढ़ना है, याद कर लेना है, यही पूरा मेन है इस चैप्टर का, इसको अच्छे से कवर कीजिए। नाउ फोर्थ अगर बात करते हैं, फोर्थ स्लाइड में आपका एक्टिविटी 1.1 है। 1.1 में एक्टिविटी हम लोग बात किए थे कि आप क्या करते हो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, एक आपका व्हाइट ऐश टाइप का आपका प्रोडक्ट बनता है। नाउ उसके बाद हम लोग डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में ये जला था, ये मैंने आपको बताया। 1.2 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या किए थे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम लोग क्या किए थे, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए थे, उसको मिक्स किए थे। तो हम लोग बना था क्या, हम लोग को एक येलो कलर का मास बना था, पीपीटी बना था जिसका नाम है PbI2। ये माइंड में एक बार सेट कीजिए, याद हो जाएगा सब। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं, है ना, ये चीज याद रखोगे। नाउ उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे क्या होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको बोलते हैं, मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया था। नाउ 1.3 में हम लोग जिंक ग्रेन्युल्स डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाए थे। तो फाइनली हम लोग क्या बना था, ZnCl2 बनाया था, या तो हम लोग बोल सकते हैं Zn जिंक सल्फेट बना था। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा था, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्व किया था। ये इफरवेंसेस क्या है, एक बबलिंग क्या है जिसके थ्रू गैस स्केप आउट हो रहा था, है ना, फ्रॉम द आपका कॉनिकल फ्लास्क से, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, हीट रिलीज हो रहा था। ये फाइनली हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। नाउ उसके बाद हम लोग ये बातें कैरेक्टरिस्टिक्स बात किए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। और उसका हर एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा, आपको सब याद हो चुका होगा मुझे लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किया, 4 से 5 क्वेश्चन हमने इसके बेस पर हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी लगाया। बोलो क्लियर है, क्लियर। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। थैंक यू।